well and studying well. Okay, guys. हाँ जी. So पढ़ा एक बार translation सबने अच्छे से gone through the translation everyone completed with the part. अब फटाफट से आपके डाउट्स आ जाए मेरे पास. ट्रांसलेशन में कौन कौन सा स्टेप है जो अभी भी क्लियर नहीं है. राइट. अच्छा हाँ, जेनेटिक्स रिकैप. फाइन फाइन फाइन. राइट. ओके, सो सबसे पहले तो जेनेटिक्स का रिकैप ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपके ट्रांसलेशन के डाउट्स पे आएंगे एंड देन वी विल कम टू दी लैकोप्रोन. राइट, लैकोप्रोन पे आएंगे. हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले जेनेटिक्स का आपको लिंकेज से पहले वाला कंटेंट करना था. राइट, तो लिंकेज से पहले वाले कंटेंट पे राइट टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल योर डाउट्स, फिर मैं स्टार्ट करूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ. राइट, एनी स्पेसिफिक डाउट टू एनीवन. राइट, किसी को भी कोई भी स्पेसिफिक डाउट, कोई भी पॉइंट जो किसी को अभी भी क्लियर नहीं है, राइट, जो लगता है कि हमें दोबारा से करना है, दोबारा से पढ़ना है. राइट, सो से मी दैट डाउट फर्स्ट. राइट, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक. राइट, देन मैं स्टार्ट करूंगी टॉपिक के साथ. राइट, यस गाइस, एनी स्पेसिफिक डाउट टू एनीवन? Right, in the monohybrid cross, dihybrid crosses, right, in the basically जो आपके यहाँ पर हमने complementary, supplementary, epistasis वगैरह पढ़ा था, test cross, back cross and all, right, वो सारी चीजें जो हैं उनमें specific कोई doubt और chromosomal theory of inheritance तक basically, right, so any specific doubt? मैम डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस. कौन सा बेटा? डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस. Okay, dominant recessive epistasis, fine. Right, or okay, qualitative quantitative inheritance, dominant recessive inheritance. Okay, right, उसी के अलावा okay, now so let me speak about this. Okay guys, still break. Still breaking. Okay, now everyone just remain in the mute mode because वो basically अगर कोई भी unmute mode पे रहेगा, right, तो वो disturbance create करेगा back. Okay guys, right, so let's start with the topic now. Start करें. Not able to join, खुशबू. एक सेकेंड रुको मुझे. Let me. Yeah. Okay guys, now starting with the topic over here. Right, अब start करते हैं. सबसे पहले आपने we have to go for the first thing, dominant recessive epistasis. Right, नहीं तो एक एक करके start करते हैं. चलो.
जो पॉइंट्स हैं, जो हमें करने हैं कंसेप्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो द वेरी फर्स्ट एपिस्टासिस हमारे पास था क्या? एपिस्टासिस इज कॉल्ड मास्किंग ना, राइट? हमने कहा था एपिस्टासिस इज द प्रोसेस which is called as the masking, and this masking is the intergeneric masking. जहाँ हमने कहा था इंटरजेनेरिक, दो जीन्स के बीच में हम मास्किंग करेंगे, राइट? दो जीन्स के बीच में we see that how one gene is affecting the function of the another gene. दूसरे जीन को कैसे अफेक्ट कर रहा है. तो हमने कहा था A gene is there, B gene is there, right? और A gene जो है हमारे पास is masking the action of B. ये B के एक्शन को मास्क कर रहा है. तो हमने यहाँ पर कहा कि A जीन हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? A gene is called as the epistatic gene and B gene is called as the hypostatic gene, right? ये हमने इसमें कैटेगराइज किया. अब इसके अंदर हमने एक कैटेगरी पढ़ी बच्चे, which is called dominant recessive epistasis, also called as inhibitory gene interaction. Right? अब इसको हम कैसे स्टेट करते हैं and how we will do it? Let's start with it. Like dominant recessive epistasis और inhibitory gene interaction. हमने इसमें कहा बच्चे, राइट? आपके दो जीन हैं यहाँ पर, A gene and B gene. A gene is causing dominant epistasis, और जब ये dominant epistasis करता है, it is producing effect 1, and B gene is causing recessive epistasis, और जब ये recessive epistasis करता है, it is also producing effect 1. ये भी effect 1 को produce करता है. And when no epistasis is working, we will say we have the effect 2. अब समझ आया, राइट? तो अब मुझे बता दो कौन कौन से जीनोटाइप होंगे जहाँ कोई एपिस्टासिस नहीं होगा, राइट? जब A डोमिनेंट नहीं होगा और B रिसेसिव नहीं होगा. सिंपल कंडीशन ना, राइट? तो हमने कहा इन द कंडीशन वेयर वी विल से, राइट, A is going to be small and B is going to be the dominant. यही दो कंडीशन होंगी, राइट? और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 2/16, इसकी 1/16. वी विल से 3/16 इज विद द इफेक्ट 1, राइट? एंड रेस्ट अब टोटल बना लो हमारे पास, रिमेनिंग बच गए, राइट? दैट इज गोइंग टू बी 13/16, सॉरी, इफेक्ट इज गोइंग टू बी द विद इफेक्ट. हो गया क्लियर? रेशियो आ गई 13:1. ठीक है बच्चा, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टासिस. अब आ जाते हैं, राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट. क्वांटिटेटिव पे आ जाते हैं पहले. तो मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एक साथ ही समझा देती हूँ. तो पहला पार्ट क्लियर है सबको अच्छे से? पहला डाउट है? साथ में जो आंसर आपकी तरफ से मिलना चाहिए, दोबारा से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है? ये रिकैप चल रहा है, मुझे आंसर साथ साथ मिलता रहे सबका. नाउ द सेकंड वन वी विल से ओवर हियर, qualitative and quantitative. Qualitative inheritance, also called as Mendelian inheritance. Qualitative को Mendelian का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि qualitative inheritance, right, हम इसमें why people are not able to join. एक मिनट. Qualitative means जहाँ हम कहते हैं क्वालिटी के बेसिस पे हम मैनेज करते हैं, right? We manage on the basis of quality, right? अब किस तरीके से, right? Now qualitative inheritance हमने इसमें क्या डिफाइन किया कि हमारे पास मेंडेलियन इनहेरिटेंस कि लेट अस सपोज अगर A जीन है मेरे पास,
और वो डोमिनेंट कंडीशन में है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इट इज गिविंग अप द डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, राइट. आती हूँ बेटा, एक मिनट अभिषेक. राइट, और वहीं पर अगर मेरे पास बी जीन है तो ये भी डोमिनेंट कंडीशन में मुझे क्या दे रहा है, डोमिनेंट ट्रेट. बस पॉइंट ये है, ये ट्रेट 1 दे रहा है, ये ट्रेट 2 दे रहा है अपनी इक्वालिटी पे. और स्मॉल बी आर गिविंग अप दी रिसेसिव ट्रेट. तो मैं इसकी वैल्यू को क्वालिटेटिवली मेजर कर सकती हूँ. आई कैन नॉट मेजर ऑन क्वांटिटेटिव ग्राउंड. क्वांटिटेटिव ग्राउंड पे मेजर नहीं कर सकती. लेट अस सपोज, एग्जांपल लेती हूँ, इसने लिया टॉल और इसके बेसिस पे आया ड्वार्फ. ठीक है, इसके बेसिस पे मुझको मिला लेट सपोज येलो कलर, और इसके बेसिस पे मुझे लेट सपोज मिला ग्रीन कलर. तो मैंने कहा यहाँ पर मुझे इफेक्ट कैसे मिल रहा है, आई एम गेटिंग द इफेक्ट कि मेरे पास यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव मिल रहा है, डिग्री में नहीं देता. बट अगर आप इसको कहते हो कि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब कि आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो. इसमें सबसे पहले तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में अगर मैंने एक कैरेक्टर लिया, इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन नहीं, एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल है. तो आई विल से जीन ए, जीन बी, लेट्स सपोज जीन सी, एंड इन सभी के कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी आर कंट्रीब्यूटिंग द इफेक्ट. ये इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मीन्स कुछ वैल्यू को दे रहे हैं, राइट. तो ऑन दैट अकाउंट मैंने कहा कि अगर मेरे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये है, तो ये मेरे पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हुआ, राइट. वहीं पर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये मेरे पास मिनिमम कंट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि ये बेस वैल्यू है. यहाँ तक जाते हुए मेरे पास कंट्रीब्यूशन क्या होता रहा, डिक्लाइन. तो अब आप इसको मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर इट ऑन दी क्वांटिटेटिव स्केल. आप इसे क्वांटिटेटिव स्केल पे मेजर कर सकते हो. दैट्स व्हाई यू नेम इट एज द क्वांटिटेटिव इफेक्ट. आप समझ आए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस? क्लियर है, राइट. अब इसी से मैं एक डाउट और यहाँ पे ऊपर क्लियर करती हूँ. इसमें क्या था, क्यूमुलेटिव इफेक्ट. राना क्यूमुलेटिव समझ आया? क्यूमुलेटिव मीन्स कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट, क्यूमुलेट करना, राइट. क्यूमुलेटिव इफेक्ट is right summation of contributions. और कंट्रीब्यूशन कौन कर सकता है, जो एक्सप्रेस करेगा. और ये चीज अभी हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्रेस कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट रिसेसिव मिनिमम एक्सप्रेस करेगा. ठीक है बच्चे, राइट. अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मैट्रिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन. ऐसी जर्मिनल वेरिएशन होना जो चेंज इन नंबर कॉज करते हैं, राइट. कुछ ऐसे वेरिएशन जो नंबर में चेंज कॉज करेंगे, मैट्रिक. 2 टाइप की जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं. जर्मिनल वेरिएशन को मतलब है जो जर्म सेल्स में वेरिएशन होंगी, अगर उससे कुछ नंबर में चेंज आता है तो आप उसे कहते हो मैट्रिक वेरिएशन. लेकिन अगर उसको कुछ क्वालिटी में चेंज आता है तो उसे आप कहते हो यहाँ पर सब्सटैंटिव वेरिएशन. 2 टाइप के होते हैं. ये मैं आपको पढ़ाते नहीं है, लेकिन बस अभी ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि आता भी नहीं है एग्जाम में. मैट्रिक का मतलब चेंज. जैसे मैंने अगर कहा, मान लो जर्म सेल में ऐसा वेरिएशन हुआ कि मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑल्टर हो गए, तो वो मैट्रिक वेरिएशन हुआ. लेकिन अगर मेरे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑल्टर हो गई, राइट, तब मैं उसको नाम क्या दूंगी, इट इज बीइंग डिफाइंड एज अ सब्सटैंटिव वेरिएशन. ठीक है अंकुर, क्लियर बच्चे, राइट. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से? अब आगे आ जाते हैं. यस अभिषेक सर, क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस का डुप्लीकेट रिसेसिव और डुप्लीकेट डोमिनेंट. ओके, राइट. अब आते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट जीन ट्रांसफर इंटरैक्शन. हाँ, वही जो अभिषेक ने भी स्टेटमेंट शेयर की है ना, वही वाली. थर्ड आ जाते हैं, थर्ड डाउट पे आपके, जिसको जो क्वेश्चंस भी है ना मेंडलिज्म से रिलेटेड वो भी बता देना, राइट. अभी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ. हमने कहा बच्चे इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन मैंने कहा था जब दोनों डोमिनेंट होंगे तभी इंटरैक्ट करेंगे और तभी बेसिकली ट्रेट देंगे. तो कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल बी. वी से कैपिटल सी
capital P cause the effect that is to give the purple. इसने पर्पल कलर दिया, लेकिन अब यहाँ पर स्मॉल p हो गया रिसेसिव. इट कॉज द रिसेसिव एपिस्टासिस. इसने रेसेसिव एपिस्टासिस पे कर दिया और कलर दे दिया मुझे यहाँ पर व्हाइट. ठीक है, फिर मैंने कहा स्मॉल सी कैपिटल P. अब इसने क्या कॉज कर दिया, रेसेसिव एपिस्टासिस, और इसकी जगह जो पर्पल आना चाहिए था कलर आ गया मेरे पास व्हाइट. फिर मैंने कहा स्मॉल p all are performing recessive epistasis and will give the color white. तो मुझे ऊपर पर्पल कैसे मिला? Because no epistasis is working. तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो I can say gene C cause recessive epistasis on P and gene P is also causing recessive epistasis. ठीक है बच्चे? On that account we can refer it to be the, हम इसे नाम दे सकते हैं double, right, या फिर duplicate, or you can say double recessive epistasis. Clear हो गई टर्म? अब अंडरस्टूड? राइट, अब आ जाते हैं आपका डोमिनेंट वाले पे. नाउ इफ आई विल से द सेकंड वन, डोमिनेंट को हम नाम देते हैं डुप्लीकेट्स. डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन. तो डुप्लीकेट जीन इंटरैक्शन मुझे क्या देते हैं? I'll say capital A, capital B, capital A. Both of them causing dominant epistasis. Give up the effect 1. ठीक है? Capital A, small b. Causing dominant epistasis, producing again effect 1. ये भी क्या कॉज कर रहे हैं? डोमिनेंट एपिस्टासिस, इफेक्ट 1. लेकिन यहाँ क्या कॉज हो रहे हैं? नो एपिस्टासिस, इफेक्ट. हो गया पॉसिबल केस, राइट. सो ऑन दी अकाउंट हमें क्या पता चल गया? इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट एपिस्टासिस ना. तो आई कैन से एज द डबल और डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टासिस. अब क्लियर बच्चा? ठीक है, राइट. यस कुशाग्र, व्हाट यू आर सेइंग मैडम? राइट. एंड व्हिच क्वेश्चन? अच्छा ईराना, ये क्वेश्चन आपका लीशनियन सिंड्रोम वाला, ज़ायगोटिक कॉम्बिनेशन वाला, कौन सा क्वेश्चन करना है? डन बच्चे? क्लियर? गुड. ओके एवरीवन, राइट. तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से? और कोई पॉइंट? 28th क्वेश्चन. ओके, 28th क्वेश्चन हार्डी विंगबर्ग का वैसे एक क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन सेज ओवर हियर 500 mates from this population, 200 were affected, right? So affected population, divided by 500. affected population क्या हो जाएगा? Q square. 20 divided by 500. Q की वैल्यू फाइंड आउट करो. P plus Q equals to 1. P की वैल्यू फाइंड आउट करो. Come up with an answer. ठीक है, X लिंक रिसेसिव है ना. X लिंक रिसेसिव को कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर? X लिंक रिसेसिव का मतलब we just go for कि जो हमें ट्रेड जो डिसीज से सफर कर रहे हैं वो रिसेसिव वाले हैं, तो वो Q स्क्वायर वाले हैं. Q की वैल्यू निकालो, राइट. Q के बाद P की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा आपको. ठीक है बच्चा,
कंप्लीटेड? और कोई डाउट? एनी स्पेसिफिक पॉइंट? डन? चलो फिर क्वेश्चन लिखो फटाफट से। राइट, जल्दी से एक दो तीन क्वेश्चन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? राइट, तो मेंडलिज्म तक के हैं ये क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे। इंट्रैक्शंस के भी हैं, मेंडलिज्म के भी हैं। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 आता है। राइट, a cross has been made between yellow and round seeds with green and wrinkled seeds, such that progeny is selved and produce thousand offspring. Probability of pure line parental genotype in offsprings. Second, phenotype similar to parent. Immediate parent. Ratio of yellow and round. Ratio of parental to recombinant with respect to rate. फटाफट से आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल नीट वाले क्वेश्चन कराऊंगी जैसे नीट पे क्वेश्चन आते हैं। आंसर मुझे जल्दी सारे मिलते चले जाएं। यस, ओके, अपना टाइम चेक करते जाना कितने टाइम में आंसर कर रहे हो, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर होने चाहिए। हाँ जी, ओके, गुड। Very good. Okay, guys. Now let's talk about the answer. अब हम कहते हैं प्योर लाइन पेरेंटल जीनोटाइप, बिल्कुल सही, प्योर लाइन पेरेंटल जीनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग। राइट, तो प्योर लाइन पेरेंटल जीनोटाइप मेरे पास, राइट, क्या आएंगे यहाँ पर? राइट, 2/16 into 1000. Is it fine? 2/16 आएंगे। राइट, इमीडिएट पेरेंट दैट इज F1 पेरेंट, राइट, 9/16 into 1000. फाइन, राइट, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। फिनोटाइप सिमिलर टू इमीडिएट पेरेंट, फिनोटाइप पेरेंट का क्या होता है? हाँ पर डोमिनेंट वाला होता है ना, और डोमिनेंट वाला फिनोटाइप 9331 के हिसाब से निकाल लो, ठीक है? राइट, फिर रेशियो ऑफ येलो टू राउंड, राइट, येलो की रेशियो कितनी आ रही है हमारे पास?
येलो की अगर मैं रेशो देखूं, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, yes exactly कुशाल, 9:3:3:1. This is yellow and round, this is yellow and wrinkled, this is green and round, this is green and wrinkled. तो येलो के कितने हो गए 12, राउंड के भी कितने हो गए 12, 1:1. सिंपल, राइट. नाउ पेरेंटल टू रिकॉम्बिनेंट, तो पेरेंटल कितने आ रहे हैं मेरे पास 10, रिकॉम्बिनेंट कितने 6, कितने होगा सही आंसर, राइट. ऑनेस्टली टेल मी, एक भी गलती नहीं. 6/16 क्यों दिख रहा था मुझे ऊपर, 6/16 कैसे आ गया भाई. इमीडिएट पेरेंट पूछ रहा है, इमीडिएट पेरेंट रिकॉम्बिनेंट थोड़ा होता है. इमीडिएट का मतलब जो उसके एकदम ऊपर है, जो उसका मेन पेरेंट है, मींस इमीडिएट. हमारे इमीडिएट पेरेंट कौन से, हमारे पेरेंट्स, अदरवाइज ग्रैंड पेरेंट्स हमारे से एक जनरेशन ऊपर हुए ना, माय पेरेंट्स से एक जनरेशन सॉरी ऊपर हुए. अब समझ आया पॉइंट, राइट. गुड, दैट्स गुड, गुड वन. क्वेश्चन क्लियर सबको अच्छे से, कंप्लीटेड, कोई डाउट इसमें. चलो अब आ जाओ सेकेंड पे, फटाफट आंसर. Character is controlled by four genes. Quickly, character is controlled by four genes. सिंपल है, बहुत जल्दी आंसर, इसका आंसर फॉर्मूला लगाना है बस. वैल्यू बताओ कौन सा लिख रहे हो आंसर, धनंजय. टेल मी द एग्जैक्ट आंसर गाइस. फिनोटाइप इक्वल्स टू दिस, जीनोटाइप इक्वल्स टू दिस, ताकि कोई कंफ्यूजन मुझ पे मत छोड़ना. ओके फाइन. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा ही नहीं. ओके अच्छा, पहले मुझे बताओ ये है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. मेंडेलियन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, पॉलीजेनिक है, मोनोजेनिक है, क्या है ये, which type of interaction it is talking about. Polygenic, very good. It's a polygenic inheritance बेटा. वो कैरेक्टर बोल दिया ना उसने, राइट. कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, राइट. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय 4 जीन्स लिखो, या मैंने बताया था ना क्या लिखोगे, 4 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स. ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इक्वल्स टू 2 into 4 plus 1, that is 9, right. And number of, sorry phenotypes कह रही थी मैं यहाँ पर, number of genotypes equals to 3 raised to power n, right. That is equals to 3 raised to power 4, right. 3 into 3 9, 9 into 3, आगे आंसर 81. ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल. चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A cross is made between complete heterozygote agouti mice with pure recessive mice. What will be the
probability of black colored mice, black coat colored mice? Go for it. Jaldi answer it. A cross is made between complete heterozygote agouti mice with pure recessive mice. What will be the probability of black coat colored mice? Zero. Okay. Zero. Sure. Right. Are we talking about recessive epistasis बच्चा? Recessive epistasis कर रहे हैं? Recessive epistasis में हमने यहाँ पर लिया कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b क्रॉस विद स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b. अच्छा क्रॉस कौन सा है? एस क्रॉस. करेक्ट. राइट. तो मेरे पास आ गया कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b एंड स्मॉल a स्मॉल b. ठीक है. राइट. डन. अब पहले वाले के अंदर हमारे पास केस इज गोइंग टू बी अगाउट. राइट. सेकेंड वाले के अंदर हमारे पास एल्बिनो. नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास ब्लैक एंड नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास एल्बिनो. बताओ जरा आंसर क्या होगा? सही क्या है? मैंने कुछ गलती की है? आपके आंसर से मैच हो रहा है? हाँ जी. क्या मिस्टेक किया? आपने किया, मैंने किया है, किसने किया मिस्टेक? क्या लगता है? रिसेसिव एपिस्टासिस का मीनिंग ए एंड बी. बी शुड बी. अब मैं बी लेके चलूं, ए लेके चलूं, आपकी मर्जी है. ठीक है. इट शुड बी इन रिसेसिव स्टेट टू कॉज द एपिस्टासिस. और रिसेसिव स्टेट में कौन सा कलर आता है बेटा? एल्बिनो. अब इतना तो याद रखना पड़ेगा ना. अब इस कंडीशन में बी रिसेसिव तो है नहीं, ए ने अपना डोमिनेंट में दे दिया. इसमें रिसेसिव हो गया, एल्बिनो आ गया. इसमें अब बी मेरे पास डोमिनेंट है, मास्किंग नहीं होगी, ए इफेक्ट देगा ना, ब्लैक. आगे मेरे पास एल्बिनो. आंसर इज 25% ब्लैक. एग्जैक्टली कुशाल. तो फिर क्यों गलती हुई भाई? सबका आंसर 0 है. मतलब सब अपना सोच रहे हैं या फिर बस ऐसे ही एक ने आंसर दे दिया तो उसके बाद आगे चला जा रहा है? और अभी मैं ये बताऊं, ये चीज मैंने आपको एज इट इज ये सेम क्वेश्चन पैटर्न आपको कराया हुआ पहले. राइट. तो मैंने नया तो भी कराया नहीं इसके अंदर, फिर भी गलती. समझ आ गया क्वेश्चन सबको? फाइन. नेक्स्ट आ जाओ. ए ब्लड ग्रुप फादर. ए यहाँ पर ए है, ए ब्लड ग्रुप वाला है. ठीक है. ए ब्लड ग्रुप फादर मैरी वुमेन हु हैज फर्स्ट चाइल्ड विद AB blood group. What will be the probability that their second child will have? आपको सोचना है धनंजय. O blood group and female. That you have to think बच्चे. मैं बताऊंगी नहीं आपको. Abhishek, think again.
हाँ जी, okay. I'm getting two option, 1/4, 1/8. Nishan 25%. Another option, 1/8. Yes, fine. क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन से फादर का ब्लड ग्रुप ए दे रखा है, मदर का ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता, क्या होगा मदर का ब्लड ग्रुप? ऑब्वियसली बात है बी, तभी ए भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आपको इसको होमोजाइगस लेना है हेट्रोजाइगस, वो क्वेश्चन आपको बता ही रहा है आपको ओ ब्लड ग्रुप चाहिए, तो ओ ब्लड ग्रुप आने के चांस 25%, 1/4। अब हमने कहा फीमेल चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप, that is equals to exactly 1/2 into 1/4, 1/8. Completed? हो गया question clear? Fine. Right. So this is how we have to do the question, guys. Right. अब interaction सबको अच्छे से पढ़ना है, वहाँ गलती की है, right. और जहाँ मिस्टेक की है, तो अभी यही 4 क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के फिर से 4 क्वेश्चंस, ठीक है, इसी टॉपिक के फिर से 4 क्वेश्चंस करेंगे, राइट, क्योंकि अब ऑलरेडी 45 होने वाले हैं, तभी अदरवाइज मैं अभी करा देती वो क्वेश्चन। तो मेक मी रिमाइंड इन द कमिंग क्लास एट द स्टार्टिंग इटसेल्फ वी विल डू द फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर पहले 15-20 मिनट नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे इसी पेज पे, ठीक है, राइट, फाइन, ओके एवरीवन। सो अब हमने कल तक कंप्लीट किया था ट्रांसलेशन, फटाफट अब मुझे उसके डाउट्स बता दो, क्या क्या डाउट्स है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, एल्स फिर मैं आगे टॉपिक में बढ़ूंगी, और फिर मैं आगे ट्रांसलेशन के डिफरेंसेस के साथ स्टार्ट करूंगी। सबको क्लियर हो गया था ट्रांसलेशन अच्छे से बेटा? पढ़ा एक बार जाके डायग्रामेटिकली, राइट? इलोंगेशन फैक्टर, हाँ वो मैं बता रही हूँ सानिया, इलोंगेशन फैक्टर तो मुझे बताना ही है, राइट? अब हमने कहा बच्चे सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन क्या कहा था, द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, जहाँ हमने कहा प्रोटीन सिंथेसिस जब आपको करना है, राइट, सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपने कहा हमारे पास स्टेप्स क्या क्या हैं, वी हैव द प्री इनिशिएशन स्टेप, देन वी हैव द इनिशिएशन स्टेप, देन वी हैव द इलोंगेशन स्टेप एंड द टर्मिनेशन स्टेप। प्री इनिशिएशन स्टेप में आपने चार्जिंग करा ली अमीनो एसिड की, आपने टीआरएनए की चार्जिंग करा दी, आपने अमीनो एकाइल टीआरएनए बना दिए, तो जितने भी अमीनो एसिड आपने इनकॉर्पोरेट करने पेप्टाइड चेन के अंदर आपने सभी को टीआरएनए से बाइंड करा दिया बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी यूनिट, राइट। अब आपने कहा कि लेट्स स्टार्ट द इनिशिएशन प्रोसेस। इनिशिएशन प्रोसेस में आपने राइबोसोम को अटैच कराया, राइट, विद द हेल्प ऑफ द यूनिट which the unit is called as, एक सेकंड, सबसे पहले आपने SD सीक्वेंस, राइट, एंड 16S rRNA की बाइंडिंग कराई, राइट, तो फर्स्ट यू विल गो फॉर SD सीक्वेंस एंड 16S rRNA बाइंडिंग। वो बाइंडिंग कराने के बाद, राइट, SD सीक्वेंस और 16S rRNA की बाइंडिंग कराने के बाद, राइट, वी से द अनदर वन अप्रोच हम जो नेक्स्ट गए, राइट, दैट इज द बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स, और इनिशिएशन फैक्टर आपका आ गया IF1 एंड IF3। तो बेटा 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, राइट, मैंने यहाँ पर 2 अभी पहले यूज किए, कौन कौन से, IF1 IF3। IF1 मेरे पास जाके बाइंड हो गया A साइड पे, IF3 मेरे पास बाइंड हो गया 30S सब यूनिट। ये बाइंडिंग कराने के बाद हमने IF2 मेडिएटेड बाइंडिंग करा दी ऑफ इनिशिएटर टीआरएनए, और इनिशिएटर टीआरएनए की बाइंडिंग कराने के बाद हमने लार्जर सब यूनिट को बाइंड करा दिया, राइट। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस ओवरऑल चला, दैट इज द स्टेप कॉल्ड एज द इनिशिएशन, कि आपने एसडी सीक्वेंस लिया, 16S rRNA की बाइंडिंग कराई, आपने IF1 IF3 की बाइंडिंग कराई, फिर आपने IF2 मेडिएटेड क्यों लिखा, क्योंकि आप जीटीपी यूज कर रहे हो, इनिशिएटर टीआरएनए, फिर आपने IF सारे हटा दिए और ऑटोमेटिकली आपने लार्जर सब यूनिट यूज कर लिया। तो वी सिंपली से बेटा इनिशिएशन इज अ प्रोसेस वेयर वी यूज द 3 इनिशिएशन फैक्टर्स, राइट, हमने 3 इनिशिएशन फैक्टर यूज किए हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि मैं भी यूकैरियोट्स के डिफरेंस पे आऊंगी,
ठीक है बच्चे, राइट। अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, देखो अब यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स अब यहीं पर IF1, IF2, IF3 याद रखने, रेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कोई इनिशिएशन फैक्टर आपको याद नहीं करना, राइट। यूकैरियोट का कोई इनिशिएशन फैक्टर याद नहीं करना बिकॉज यूकैरियोट इज नॉट इन योर सिलेबस, राइट, फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। आपको मैं सिर्फ डिफरेंस बताऊंगी, वो डिफरेंस याद रखने हैं, मेन आपको IF फैक्टर्स ये ध्यान रखना, राइट। फिर अब हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड एज द डिकोडिंग, राइट। नाउ व्हाट दिस स्टेप इज एक्चुअली, राइट, डिकोडिंग अब मेरे पास क्या स्टेप है, राइट। तो डिकोडिंग पे हमने क्या कराया, वी हैव यूज्ड द EFTU and EFTS, elongation factor translational unit, elongation factor translational scheme, right। हमने दो factors को use किया, right। once again what I have used elongation, एक second, right, we have used over here EFTU, which is called elongation factor transcription unit, sorry, translation, elongation factor translation unit, EFTU binds the amino acyl tRNA to A site, A site पे बाइंडिंग कराता है अमीनो एकाइल tRNA को, राइट, A साइट पे बाइंड कराएगा, तो हमने इसे नाम दिया elongation factor translation unit। अच्छा अभी क्लियर है बेटा वॉइस, राइट, कोई लैग तो नहीं है बीच में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चे, दैट इज EFTS, EFTS is elongation factor translation scheme, right, and what it is doing, regeneration of EFTU, ये EFTU के रीजनरेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने कहा दो फैक्टर्स हो गए, एक EFTU एक EFTS। EFTU इज बीइंग द वन, राइट, जो ट्रांसलेशन यूनिट है, राइट, वेट सामने बता रही हूँ अभी, राइट। EFTU ट्रांसलेशन यूनिट है और वो ट्रांसलेशन स्कीम है, राइट। अब ध्यान से देखना, EFTS हम आपको यूज करते हुए नहीं दिखाते, आपको सिर्फ फंक्शन दिखाते हैं। इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ देखो A साइड खाली है, A साइड पे बाइंडिंग हो सकती है। अब A साइड पे बाइंडिंग हमने कैसे कराई, वैसे A साइड पे सबसे पहले आपका जो ये लेके आया, देखो यहाँ पर ये जो यहाँ आ रहा है हमारे पास GTP को लेके आ रहा है, यहाँ से EFTU, ये TU दिख रहा है, TU बाइंड करा है, और फिर TU को रीजनरेट किसने कराया, TS ने, राइट। TS बाहर आ गया, ऑटोमेटिकली TU बन गया, फिर पूरा प्रोसेस कैटलाइज हो गया। तो इट इज जस्ट यूटिलाइज फॉर द रीजनरेशन, ये कोई मेन स्टेप के प्रोसेस में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बस TU के रीजनरेशन में इन्वॉल्व होगा। इट इज ओनली इन्वॉल्व इन द रीजनरेशन ऑफ द TU के रीजनरेशन में इन्वॉल्व होगा और ओवरऑल ये प्रोसेस हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज द GTP यूटिलाइजिंग स्टेप, राइट। एंड नंबर ऑफ डिकोडिंग में ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड टू बी डिकोडेड, इनको डिकोड करना है, इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ GTP और ATP रिक्वायर्ड, इतने GTP या ATP रिक्वायर्ड होंगे, राइट। तो जितने अमीनो एसिड आपको डिकोड करने हैं उतने GTP और ATP आपको यहाँ पर रिक्वायर होंगे। आप समझ आए EFTU EFTS का फंक्शन कंप्लीटेड, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपेप्टाइडेशन। ट्रांसपेप्टाइडेशन का मतलब हमारे पास कौन कराएगा, इट इज द प्रोसेस व्हिच इज बीइंग कैटलाइज्ड बाय पेप्टिडाइल transferase enzyme, and peptidyl transferase enzyme is a ribozyme actually formed by 23S RNA in the case of the prokaryotes, and it is going to be the one where no elongation factor is required,
कोई भी इलोंगेशन फैक्टर एंड नो एटीपी, एटीपी या जीटीपी भी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होता। समझ आ गया पॉइंट सबको अच्छे से? राइट, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम कैसे करेंगे? बाय फॉर्मिंग द अमाइड और द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम। राइट, तो अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड को हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। अंडरस्टूड यहाँ तक का पॉइंट? राइट, दिस इज व्हाट वी स्टेट ओवर हियर। राइट, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर आपका फॉलो अप हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो ये डीएकाइलेटेड और ये डाइपेप्टिडाइल, डाइपेप्टिडाइल लिख लो या फिर सिंपल इसको लिख लो यहाँ पर पेप्टिडाइल टीआर में। अंडरस्टूड? राइट, फिर अब आ गए हम यहाँ पर ट्रांसलोकेशन पे। ट्रांसलोकेशन पे अगर देखते हैं बच्चे, तो ट्रांसलोकेशन पे हमने क्या कह दिया कि आप एक स्टेप आगे मूव कर गए हो। तो ट्रांसलोकेशन इज बीइंग डन बाय द फैक्टर EFG। राइट, कौन सा फैक्टर किया? EFG। राइट, EFG हमने यूज किया, राइट, विच इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेज एंजाइम। फाइन, right, we will take it as the translocase enzyme. Right, translocase enzyme हमने यहाँ पर रेफर कर दिया। Translocation EFG translocase enzyme also utilize GTP और ATP for ribosome walking over MR. यहाँ तक point clear everyone? Understood? Right? Translocation में हमने कहा यहाँ भी number of codons number of times ribosome translocated over mRNA, which is codon by codon, equals to number of GTP or ATP required. Done? Understood everyone? Complete यहाँ तक? Right. So this is what we state over here. Right, कि हमने EFG देखा यहाँ पर translocase enzyme. Right, the translocase enzyme is being the one to GTP, ATP for ribosome walking over mRNA. याद रहेगा यहाँ तक का point? तो कितने elongation factor हो गए? Yes guys, how many elongation factors will be there? Very good. How many initiation factors? How many initiation factors? Right, right. 3 initiation factor, 3 elongation factors और उसी के साथ साथ termination factor कितने हैं हमारे पास? How many termination factors? Termination factors are going to be the 2 release factors. 2 release factor कौन से हैं? RF1 and RF। ये हमारे पास 2 रिलीज फैक्टर्स हो गए, राइट, जो कैटलाइज करेंगे, राइट, स्टॉप कोडॉन के बाइंडिंग होते ही, स्टॉप कोडॉन के आते ही, राइट, डिसोसिएशन ऑफ द कंप्लीट ट्रांसलेशन असेंबली एंड रिलीज ऑफ द पॉलीपेप्टाइड स्ट्रिंग्स। राइट, याद रहेगा ये पॉइंट सबको क्लियर है? अंडरस्टूड टिल हियर? राइट, ओके एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन डिफरेंसेस। फिर वाइंड अप कर दे इस टॉपिक को। So translation prokaryotes and eukaryotes. स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, दोनों में लोकेशन क्या है? What is the location? What is the equation of translation in the prokaryotes? Cytosol? Very good. Right, so हमने कहा in the prokaryote occur in the cytoplasm,
here cytoplasm over organelle inside organelle. बताना जरा, न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, न्यूक्लियस कभी नहीं, mRNA तो बाहर निकालना ही है ना बेटा. ये पॉइंट बताओ यूकेरियोट्स में. साइटोप्लाज्म, राइट, बिकॉज यूकेरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म तो ठीक है, समझ आता है, फ्री राइबोसोम, राइट. यहाँ पर हमारे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सब कौन वर्क करेगा, बट इट इज डन बाय दी 70S राइबोसोम. 70S राइबोसोम ने वर्क किया, राइट. अब हमने कहा साइटोप्लाज्म के अंदर वर्क करने वाला 80S राइबोसोम, राइट. ओवर ऑर्गेनली वर्क करने वाला 80S राइबोसोम ऑन RER, राइट. और इनसाइड ऑर्गेनली काम करने वाला 70S राइबोसोम इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. अब याद रहेगा पॉइंट, राइट. RER पे भी तो होता है ना, तभी तो हम कहते हैं फ्री बेसिकली आपका पेप्टाइड बना है या फिर बाउंडेड पेप्टाइड बना है, उसके बेसिस पे डिफरेंस कर देते हैं. तो दैट्स बेसिकली इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स. फाइन. नाउ द सेकंड, यहाँ पर हमने कौन से लिखे थे सीक्वेंस, SD सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ 30S subunit ऑफ राइबोसोम. यहाँ पर कोसेक सीक्वेंस, you can see over here, (40S subunit ऑफ राइबोसोम. ठीक है, वहां कौन सा सीक्वेंस है, SD सीक्वेंस, या कौन सा सीक्वेंस है बेटा, कोसेक सीक्वेंस, राइट. दो पॉइंट क्लियर हुए सबको अच्छे से. नाउ थर्ड वन, absence of 5' cap for initiation. कौन सा बेटा, 30S स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता ना, और वहां 40S. प्रेजेंस ऑफ 5 के प्राइम कैप फॉर initiation. Now the fourth one, 3 initiation factor, 3 elongation factor and 2 release factor. ठीक है, यहाँ पर 9 initiation factor, 3 elongation factor and 1 release factor. That's the whole process completed. क्लियर है यहाँ तक टास्क अच्छे से, डिफरेंस टेबल डन. वेरी गुड. नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाए बेटा. Okay everyone, so this is where we end up the whole translation. Right, यहाँ आप पूरा translation finish होता है. Now let's talk about some of the hypotheses.
hypothesis क्या क्या है हमारे पास, and then we talk about the regulation. Okay everyone, just note it down and give me 2 minutes. 2 मिनट दो बस, एक बार मैं नेट कनेक्शन ठीक करूँ and then I'll rejoin it. Okay everyone, so this is where we will end up the whole translation and I hope everyone is clear. धनंजय मैं बताऊंगी बेटा भी, राइट, लैकोप्रॉन स्टार्ट करूंगी ना, उसके बाद वो हाइपोथेसिस। ओके फाइन गाइस, तो अब ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, राइट, क्योंकि अब मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ। हाँ राइबोसोम, वो भी कर सकते हो, एक में 23S एक में 28S है, राइट। जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ना, वन इज 23S इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट एंड इन द केस ऑफ द यूकैरियोट इट इज गोइंग टू बी द राइट 28S RRNA, राइट 28S RRNA। उस केस के अंदर हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं, राइट। Okay guys, now let's talk of the right next content for the topic, starting with lacopron. Lacopron से start करूंगी, उससे पहले कुछ points। Okay guys, अब हमारे पास ना, हमें पूरा सेंट्रल डोगमा क्लियर हो गया, हमने पूरा सेंट्रल डोगमा पढ़ लिया। देखो, राइट, वी से ओवर हियर हाइपोथेसिस फॉर जीन एक्सप्रेशन, राइट। तो हाइपोथेसिस फॉर जीन एक्सप्रेशन, क्या क्या हाइपोथेसिस थे, क्या क्या दिए गए, कैसे कैसे दिए गए, लेट्स स्टार्ट विद दैट। बहुत ध्यान से कंटेंट समझना है इसका। सबसे पहला हाइपोथेसिस आया था वन जीन वन एंजाइम hypothesis given by Beadle and Tatum, right? Beadle and Tatum ने कहा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इस थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया, इसने कहा कि वन जीन अगर एक इंडिविजुअल में एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है और वो एक्सप्रेस करता है तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो एक एंजाइम बनाता है, राइट। अभी इन्होंने कैसे प्रूव किया, कैसे स्टेट किया, राइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात करते हैं।
They have taken the model organism as न्यूरोस्पोरा क्रैसा. न्यूरोस्पोरा क्रैसा को इन्होंने पिंक मोल्ड को बायोकेमिकल जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, राइट, उसका बेसिकली प्रिकर्सर लिया है, प्रिकर्सर क्या, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया है. और उस एक्सपेरिमेंटल मॉडल से कैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, राइट, वो अब हम समझेंगे इसके अंदर. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, हाउ दिस हाइपोथेसिस रन. न्यूरोस्पोरा क्रैसा के 2 स्ट्रेन्स लिए. One strain is called as prototroph and another strain is called as auxotroph. एक स्ट्रेन है हमारे पास प्रोटोट्रॉफ और एक स्ट्रेन है हमारे पास ऑक्सोट्रॉफ, राइट. अभी स्ट्रेन्स हमारे पास क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट. हमने कहा प्रोटोट्रॉफ इज न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेबल fast metabolizing strain of neurospore. Auxotroph is nutrient minimal और mutant strain, राइट. अब बेसिकली क्या होता है, यूटिलाइजेशन के लिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का प्रोटोट्रॉफ करता है, ऑक्सोट्रॉफ नहीं करता. और ऑक्सोट्रॉफ बनाया कैसे हमने, इट इज डन आफ्टर म्यूटेशन ऑफ द प्रोटोट्रॉफ. प्रोटोट्रॉफ की म्यूटेशन की गई जिसकी वजह से ऑक्सोट्रॉफ की सिंथेसिस हुई, राइट. अब हमने कहा कैसे आगे मूव करते हैं, राइट. अब ध्यान से देखना, व्हाट वी से ओवर हियर, दे आर inefficient to perform metabolism. Metabolism perform करने के लिए inefficient. अब basically in a culture medium substrate given is arginine, राइट. सबस्ट्रेट दिया गया हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट गिवन इज प्रिकर्सर. और उसी के बाद बायोकेमिकल पाथवे विच इज बीइंग डन is called arginine metabolism, right. अब इसमें arginine metabolism में उन्होंने क्या कहा, जैसे जो प्रिकर्सर है पहले चेंज होता है ऑर्निथीन में, ऑर्निथीन से सिट्रुलिन में, एंड सिट्रुलिन से यूरिया में, ठीक है, राइट. ये हमारे पास प्रोसेस. इस प्रोसेस के दौरान हम कहते हैं जो एंजाइम यूज होता है, यहाँ हमने यूज किया एंजाइम ए, तीन एंजाइम हमने यहाँ पर यूज किए, ठीक है. अब हमने कहा बेटा the prototroph which is being there, right, the prototroph which is being present is not at all able to form the urea, right. वो यूरिया यहाँ से बना सकता है, right. यूरिया कैसे, बेसिकली क्या बनाएगा, यहाँ पर आर्जिनिन की सिंथेसिस करेगा जो आगे यूरिया की सिंथेसिस करेगा, राइट. लेकिन वही ऑक्सोट्रॉफ जो है वो यूरिया की सिंथेसिस नहीं कर सकता, राइट. तो हमने कहा प्रोटोट्रॉफ can perform arginine
राइट, तो वो आर्जिनिन की सिंथेसिस कर रहा है। इसका मतलब प्रिकर्सर से ये हमारे पास बना। इसके लिए हमने कहा एंजाइम ए, एंजाइम बी एंड एंजाइम सी। उन्होंने कहा ये एंजाइम कहाँ से आए? He said this enzyme come from gene A, gene B and genes। इसका मतलब बेटा क्या मुझे दिख रहा है प्रोटोट्रॉफ के अंदर तीनों जीन प्रेजेंट है, और अगर तीनों जीन प्रेजेंट है तो बहुत बड़े आराम से आर्जिनिन की सिंथेसिस हो रही है। Am I right? Done? लेकिन auxotroph cannot perform arginine synthesis. क्यों? It show the citrulline producing enzyme। थोड़ा सा पेन ये बीच बीच में फंबल कर रहा है, राइट, तो इसी वजह से वर्ड थोड़े आगे पीछे जा रहे हैं, राइट। तो हमने कहा सिट्रुलिन प्रोड्यूसिंग एंजाइम की जो इनएक्टिविटी है, अगर सिट्रुलिन प्रोड्यूसिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी या इनएक्टिविटी है तो ये क्या शो करेगा? इट शो प्रिकर्सर फॉर्म ऑर्निथीन एंड इसके आगे और कोई भी सिंथेसिस, राइट। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि अगर आपने यहाँ पर ऑक्सोट्रॉफ बनाया और अगर आपने ऑक्सोट्रॉफ प्रोटोट्रॉफ के म्यूटेशन से बनाया, गामा रे म्यूटेशन से बनाते हैं, तो उस केस में कोई ना कोई जीन इनएक्टिव हो गया, और जीन के इनएक्टिव होने की वजह से कौन इनएक्टिव, और एंजाइम के इनएक्टिव होते ही वी विल से द एंजाइम इज नॉट फॉर्म, मींस द मेटाबॉलिज्म कुडंट बी अकरिंग। अब समझ आया है यहाँ तक का पॉइंट? Understood? One enzyme, one gene, one enzyme hypothesis. Yes, everyone in the class? मैम एक बार रिपीट कर देता था। Okay, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, right? Okay, guys, now see over here. Right, हमने कहा हमारे पास एक हाइपोथेसिस जीन एक्सप्रेशन के लिए, और हाइपोथेसिस करते हैं। The hypothesis explain that in the case for Neurospora crassa, we have a one strain, natural occurring strain of the Neurospora crassa, which is called as a prototroph, right? And prototroph is being the one which is able to, right, जो क्या कर सकता है हमारे पास nutrients को जो आप दे रहे हो मीडियम में उसको यूटिलाइज करेगा, और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करके आर्जिनिन की सिंथेसिस कर सकता है। तो इट इज गोइंग फॉर द आर्जिनिन सिंथेसिस, राइट। उसे आपने नाम क्या दे दिया बेटा? प्रोटोट्रॉफ। लेकिन आपने प्रोटोट्रॉफ के अंदर ही एक्सरे या गामा रे म्यूटेशन कराया, उस एक्सरे और गामा रे म्यूटेशन की वजह से उसमें कोई ना कोई जीन इनएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से आर्जिनिन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, राइट। नाउ बेस्ड ऑन दैट बोथ ऑफ देम डिसाइडेड, राइट, सो कम अप कि बेसिकली हम क्या करें यहाँ पर, ये स्टडी कर सके कि आर्जिनिन की सिंथेसिस कैसे होता है और कहाँ स्टेप पे लैग हो रहा है। तो जब उन्होंने प्रोटोट्रॉफ दिया, प्रोटोट्रॉफ को सब कुछ दिया, तो हमें पता चला कि एक्चुअली ये जो एंजाइम है ये तीन एंजाइम तीन जीन से आ रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कोट किया कि भाई एक जीन जो है वो फंक्शनैलिटी कैसे शो करेगा? बाय फॉर्मिंग वन एंजाइम, एक एंजाइम को फॉर्म करके। क्योंकि उन्होंने इसको कंफर्म कैसे किया? जब उन्होंने ऑक्सोट्रॉफ में ग्रो कराया, they say that the auxotroph are being the one जो एक्चुअली ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, राइट। एंड बेस्ड ऑन दिस आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म जो है उनका अच्छा हो गया, फाइन, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड? तो आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म तो एग्जैक्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमें ये पता चल गया कि उन्होंने ऑर्निथीन तक बनाया है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये डिफरेंशिएट पता चल गया कि इसके अंदर आपका पूरा एक्सप्रेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से आर्जिनिन के सिंथेसिस नहीं हो पाई, फाइन, राइट। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब समझ आ गया बच्चे सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस,
कि कैसे एक जीन एक एंजाइम की सिंथेसिस करता है। लेकिन अब मुझे ये समझाओ, अगर एक जीन एक एंजाइम बनाता है, तो लेट अस सपोज एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं लेती हूँ, मैं हीमोग्लोबिन की बात करती हूँ। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कितनी ग्लोबिन चेन इन्वॉल्व होती है? In hemoglobin structure, how many different type of the globin chain are going to be involved? 4 total globin chain और different type 2, अल्फा बीटा, अल्फा 2 बीटा 2 हम कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। अब अल्फा और बीटा मेरे पास सेम जीन से आती है या अलग अलग जीन से आती है? आर दे कमिंग फ्रॉम द सेम जीन और द डिफरेंट जीन? हम पढ़ चुके हैं बेटा पहले। फाइन, डिफरेंट डिफरेंट से आती है बच्चे। आपको याद है हमने जब थैलेसीमिया पढ़ा था, तो हमने कहा था HbA1 and HbA2 gene on the chromosome number 16, right, are causing the one effect, while the HbB on the chromosome number 11 are causing that effect, right? तो ये ध्यान, हमने ये चीज पढ़ा था, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट, उसी के बेसिस पर अगर हम यहाँ देखें, तो हमने कहा अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो HbA1 HbA2 अल्फा चेन दे रहा है, HbB बीटा चेन दे रहा है, और फिर दोनों मिलके आपका यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर कोरिलेट कर रहा है। सो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए बेटा, तो अगर हम कहें एक जीन एक एंजाइम देता है, वो तो गलत हुआ, एक जीन कम से कम, राइट, वी विल से एक एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम नहीं बटा, पार्ट ऑफ एंजाइम देता है एज अ पॉलीपेप्टाइड, राइट। As a polypeptide, it will give na one part of the gene, right, part of the enzyme, right। तो इसी वजह से यहाँ से कंक्लूड किया गया, right, that a particular function अगर हम देखे जाए, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे पास? That is controlled by the number of genes which are interacting together, but they are not contributing to their competent, right। तो हो गया, समझ आया यहाँ पर कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू नहीं है। इसका मतलब हमें कोई और हाइपोथेसिस अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। अब वो हमने क्या ढूंढा? हमने कहा चलो वन जीन वन एंजाइम नहीं, लेकिन वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो हमने कहा HbB और HbA1 HbA2 तीनों पॉलीपेप्टाइड है, तीनों पेप्टाइड बनी, फिर जाके असेंबली हुई, और फाइनली वी विल से द कंप्लीट डेवलपमेंट अकर, राइट। सो लेकिन इससे पहले तो असेंबली हमारी ब्रेक ही थी ना, right? So on that basis it will work up in order to come up with a new life. Fine, right, complete यहाँ तक। तो वन जीन वन एंजाइम की जगह हमने नाम दे दिया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अच्छा, अब थर्ड मुझे ये समझाओ, अगर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड बन गया, वन जीन वन एंजाइम बन गया, राइट, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्पेसिफिकली जीन के रिस्पेक्ट में भी कुछ बनाया जाए? तो हमने कहा एक्चुअल में, राइट, अब ध्यान से सुनना, When we talk about gene, हम कहते हैं जीन जब भी फंक्शन करते हैं, तो वो कम से कम 2 एंजाइम तो हमारे पास स्पेसिफिक रखते हैं, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट, उसके बेसिस पे, राइट, उसमें एग्जैक्टली, राइट, सो बेस्ड ऑन दैट हमने कहा यहाँ पर हमारे पास वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड भी ठीक नहीं है, राइट, और mRNA भी ठीक नहीं है, बट बेसिकली हम इसकी डेवलपमेंट अब कैसे देखेंगे, दैट वी हैव टू स्टार्ट, राइट। ये क्लियर हो गया अच्छे से, राइट। लिखो एक बार इसी के नीचे, फिर आगे वाली दो हाइपोथेसिस फटाफट से बनाए, राइट बिलो दिस। Now, according to one gene one enzyme hypothesis, according to one gene one enzyme hypothesis, comma, a single gene lead to one enzyme synthesis. Okay, single gene lead to one enzyme synthesis which on functionality show the expression, on functionality show the expression, as in the case of auxotroph, gene mutation leads to, in the case of auxotroph, gene mutation leads to loss of functional gene, mutation leads to loss of functional gene, leading to absence of arginine synthesis,
arginine synthesis. पॉइंट क्लियर सबको अच्छे से? डन है? arginine synthesis. फुल स्टॉप. इसी के नीचे, हाँ वही मैं बता रही हूँ बेटा, इसी के नीचे एक बार लिखो. But if we apply this hypothesis, इसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो. But if we apply this hypothesis over hemoglobin structure, then it fails as formation of quaternary structure of hemoglobin, different genes are involved. अब समझ आया पॉइंट? इसी के नीचे one gene, one polypeptide hypothesis. अब one gene, one polypeptide hypothesis पे आ गए हम. राइट, अब एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे. अब ध्यान से देखना है इसके अंदर हीमोग्लोबिन वाला पॉइंट जो मैं आपको समझा रही थी. HB के अंदर मैंने कहा अल्फा ग्लोबिन चेन इज देयर and beta globin chain is there. Alpha globin chain is coded by HbA1 plus HbA2G located on chromosome number 16. Beta globin chain is given by HbBg located on chromosome number 11. Means formation of hemoglobin Hb depends on multiple gene expression. Right? इसका मतलब one gene never code for one enzyme. एक एंजाइम के लिए कोड नहीं करता. Rather, we can say one gene code for one polypeptide, and then different polypeptide assemble to form functional protein. That protein can be a transporter, can be a carrier, can be an enzyme, can be anything. अब समझ आ गया? One gene, one polypeptide. Everyone understood this hypothesis? केरुआ सान्या बच्चा? कैसे हमने कहा? Fine, right? So this is what we say as the one gene, one polypeptide hypothesis. अब आ जाते हैं आगे. इसी के नीचे नोट हो गया सबका ये वाला? इसके नीचे पॉइंट लिखो. Write a point below it. As we study the process of gene expression, the genetic information of DNA, must carry, the genetic information of DNA must code for the same or equal, must code for the same or equal
polypeptide sequence or the same or equal polypeptide sequence, same or equal polypeptide sequence, but once we study the polypeptide sequence, it do not carry, comma डाल के, it do not carry the same information like DNA. It do not carry the same information like DNA. पॉइंट समझ आया थोड़ा? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस बेटा हमने हटा दिए. We move to one mRNA, one polypeptide हाइपोथेसिस. इसका क्या मीनिंग है, आप ध्यान से समझना इसको. We say बेटा हमारे पास डीएनए सीक्वेंस है, हमने डीएनए सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन कराया, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस में यूकैरियोट की बात कर रही हूँ. इसमें जब मैंने देखा तो आई हैव द डीएनए एक्सॉन्स एंड आई हैव द डीएनए इंट्रॉन्स, राइट. ट्रांसक्रिप्शन करके हमने एचएनआरएनए बना दिया. एचएनआरएनए में भी अभी एक्सॉन और इंट्रॉन. वी गो फॉर द टास्क कॉल्ड स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग करने के बाद हमने एमआरएनए बनाया. एंड जो एमआरएनए पे कोडॉन इंफॉर्मेशन है, उसी कोडॉन इंफॉर्मेशन को आपने डिकोड कराया, ताकि एक अमीनो एसिड सीक्वेंस बना दिया which forms a polypeptide. अब इसी के बेसिस पे बेटा मुझे ये बताओ, अगर जीन के पास, ध्यान से सुनना, अगर एक जीन के पास 100 ट्रिपलेट हैं, तो क्या पॉलीपेप्टाइड में आपको 100 अमीनो एसिड मिलेंगे? टेल मी यस और नो. अगर एक जीन के पास, राइट, स्क्रॉल अप, ओके बच्चे, अगर एक जीन के पास 100 ट्रिपलेट्स है, तो क्या एक पॉलीपेप्टाइड में 100 अमीनो एसिड मिलेंगे? नेवर, नो. व्हाई? क्योंकि वो जीन में कुछ ट्रिपलेट तो इंट्रॉन भी है ना, उसको हटाना पड़ेगा ना. तो इंट्रॉन को हटाओगे तो जो सीक्वेंस अच्छा, अगर एमआरएनए के पास 75 ट्रिपलेट्स है, तो क्या आपका, राइट, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड के पास भी 75 अमीनो एसिड मिलेंगे? करेक्ट? यस और नो? यस. क्यों नो भाई? एक एमआरएनए के पास अगर 75 है, तो एमआरएनए का हर कोडॉन तो आगे दे ही रहा है ना. स्टॉप कोडॉन को छोड़ दो, तो एक स्टॉप कोडॉन को छोड़ दो, बाकी के बचे हुए तो 75 मिलेंगे ही आपको. फाइन, राइट. तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं बेटा, तो एक पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस जीन के सीक्वेंस के बराबर हुआ या एक एमआरएनए के सीक्वेंस के बराबर हुआ? इज इट इक्विवेलेंट टू द सीक्वेंस ऑफ अ जीन और एन एमआरएनए? तो अगर मैं वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड ना कह के वन एमआरएनए वन पॉलीपेप्टाइड कहूं, तो सही हुआ ना, बेटर हुआ ना मेरे पास. अब समझ आया पॉइंट? राइट. वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन. सी एवरीवन, फिर से एक पूरा कोड समझना इसका. हमने देखो स्टार्ट कैसे किया और हम एंड पे कैसे आ गए, वो चीज क्लियर करो, राइट, ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए. हमने सबसे पहले ये समझा कि अगर एक जीन है मेरे पास, तो वो एक जीन एक एंजाइम बनाता है. ठीक है, एंजाइम का इन शॉर्ट मीनिंग एक प्रोटीन बनाता है, जो मुझे पहले से पता था सेंट्रल डोग्मा से कि भाई डीएनए है तो डीएनए प्रोटीन बना रहा है, इसका मतलब एक जीन है, एक जीन एक प्रोटीन बना रहा है. गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर वन जीन वन प्रोटीन या वन एंजाइम नहीं बनाता, क्योंकि कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिसके अंदर एक पॉलीपेप्टाइड नहीं, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड होती है.
राइट अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड है तो मैंने कहा एक जीन ना एक पॉलीपेप्टाइड बनाती है, वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जब रेडी हो गई तो वो जाके एक दूसरे से अलग अलग पॉलीपेप्टाइड असेंबल होती है और वो असेंबल होके एक जीन बनाती है। तो मेरे पास प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अब मैंने कहा बच्चे हुआ क्या कि एक जीन के पास जब मैंने इंफॉर्मेशन देखी तो मैंने कहा भाई यूकैरियोट में तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, कैन आई रिगार्ड इट एज अ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, राइट। अब मैंने कहा यूकैरियोट के पास क्योंकि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है तो वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होने की वजह से उसकी इंफॉर्मेशन तो टूटी हुई है, तो जो जीन पे इंफॉर्मेशन है वही सेम इंफॉर्मेशन आपको पॉलीपेप्टाइड पे नहीं मिलेगी, राइट आपको इंफॉर्मेशन टूटी हुई मिलेगी। तो आपने कहा भाई इंफॉर्मेशन मुझे उससे थोड़ी कम ही मिल रही है, क्यों? क्योंकि आपने जब ट्रांसक्रिप्शन करके एचएनआरएनए करा तभी तो आपने स्प्लाइसिंग कराया, इसीलिए तो सबसे मेन प्रोसेस है स्प्लाइसिंग, राइट आपने स्प्लाइसिंग कराया, एमआरएनए बनाया और एमआरएनए के बाद आपने फॉर्मेशन कर दी किसकी? पॉलीपेप्टाइड की। तो अब मैंने कहा एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड नहीं बना रहा बेटा, रादर एक एमआरएनए एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो अभी तक जो करेक्ट हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं दैट्स अ थर्ड वन, वन एमआरएनए वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अंडरस्टूड एवरीवन? ये पॉइंट सबको अब समझ आ चुका है अच्छे से, हाइपोथेसिस का पॉइंट क्लियर है, क्योंकि अगर ये सबको क्लियर हो गया तब आगे मैं जीन रेगुलेशन पे चली जाऊंगी, राइट तीनों हाइपोथेसिस गुड, राइट। अब आ जाते हैं हम, देखो हमने देखो ये हमें समझ आ गया कि हमारा जीन कैसे काम करता है, दिस इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम हियर, राइट। अब मैंने कहा अब जीन का वर्क समझ आ गया, हमें सेंट्रल डोग्मा पता चल गया, अब हमने कहा इसकी वर्क को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी सारे के सारे एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड बनाते रहेंगे, जब जिसकी जरूरत हो तब वो बनाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी वो नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा वी हैव टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ द जीन रेगुलेशन, मुझे अब क्या करना पड़ेगा? जीन रेगुलेशन, राइट ओके डियर, राइट सो वी हैव टू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ द जीन रेगुलेशन। अब वो जीन रेगुलेशन हम कैसे करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अब हमें जीन एक्सप्रेशन क्लियर हो चुका है, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे जीन रेगुलेशन पे, लेट्स से अबाउट द जीन रेगुलेशन। ओके एवरीवन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर, हाइपोथेसिस के बाद दैट्स अ पॉइंट हो गया वाला, नोट हो गया था सबका? आगे बढ़ जाओ बच्चे, नोटेड है साना एंड रजन? Okay, fine. Now moving to the next one, बच्चे, right? That is gene regulation. Now moving to the second last part of the chapter, क्योंकि इसके बाद HGP है, chapter end है फिर आपका, right? तो most probably by next to next week we will end up the chapter. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के बाद ही हम एंड करेंगे चैप्टर, अभी टाइम लगेगा जीन रेगुलेशन। नाउ जीन रेगुलेशन इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, पहले आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स के ऊपर। प्रोकैरियोट्स में हम कैसे करते हैं? हमने कहा प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए इज प्रेजेंट, डीएनए गो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, इसको सीसीडीएनए कहा। सीसीडीएनए किसे कहते हैं? सर्कुलर क्लोज्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद सिंथेसिस एचएनआरएनए वगैरह कुछ नहीं, एमआरएनए। एमआरएनए के साथ ही कपल्ड है हमारे पास कौन? ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के बाद हमने सिंथेसिस किसकी कर दी है? पॉलीपेप्टाइड। तो मैंने कहा आप किस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो, एट व्हाट लेवल यू विल कंट्रोल इट। तो आप इसको मैनेज कर सकते हो और आप इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस चल तो साइटोसोल में ही रहा है, राइट। तो मींस जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन E. coli, right? Regulation of gene expression can be done at two levels. दो levels पे हो सकता है। सबसे पहला level rate of transcription and the second level
रेट ऑफ ट्रांसलेशन। इन दो लेवल पे मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है बच्चे, प्रोकैरियोट्स का क्लियर हुआ। अब हम आ गए यहाँ पर इन द केस ऑफ दी यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर हमने कहा हम कैसे इसे रेगुलेट करेंगे। This is what is being nucleus जो present है। So we say is the very first one, DNA is there, DNA का चलाया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद HNRNA, फिर स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग के बाद mRNA। मैंने स्प्लाइसिंग इसलिए बिकॉज कैपिंग टेलिंग बेटा मेन तो हमारे पास नहीं, मेन तो स्प्लाइसिंग है। फिर mRNA का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड को भी हम गोल्जी बॉडी में भेजते हैं, याद है, पैकेजिंग, सेक्रीशन, मॉडिफिकेशन, गोल्जी apparatus, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, और फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद फाइनली हैव द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन। तो अब अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मैं ट्रांसक्रिप्शन पे रोक सकती हूँ, मैं स्प्लाइसिंग पे रोक सकती हूँ, मैं एक्सपोर्ट पे रोक सकती हूँ, ट्रांसलेशन पे रोक सकती हूँ, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पे रोक सकती हूँ। तो आई कैन हैव द कंट्रोल एट 5, राइट। तो हमने कहा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, पांच लेवल्स पे किया। सबसे पहले मॉनिटर किया रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड स्प्लाइसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, राइट। थर्ड, अब भी मान लो ये दो भी करा दिए, फिर ध्यान आया यार एक्सपोर्ट नहीं कराते, चलो एक्सपोर्ट ऑफ mRNA टू साइटोप्लाज्म, एक्सपोर्ट भी करा दिया। निका कोई नहीं, हम मैनेज करते रेट ऑफ ट्रांसलेशन, और लास्ट में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट? समझ आया सबको, राइट? व्हाट आर द 5 levels for the controlling the regulation in the eukaryote, or for regulating the gene expression in the prokaryotes? Fine. Now what is the most important level in the all prokaryote and eukaryote? सबसे important level कौन सा? हाँ, चेक पॉइंट भी कह सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है बेटा? इतना प्रोसेस कराने से तो अच्छा है ना कि मैं पहले स्टेप ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दूं, क्योंकि अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दूंगी तो आगे के तो स्टेप होंगे ही नहीं ना, मेरे पास प्रोसेस आराम से चल सकता है, राइट? क्योंकि एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया फिर आगे का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो बेटर हम उसको किस पे कंट्रोल कर दें? ट्रांसक्रिप्शन पे। नीट में क्वेश्चन आया 2017 में, फिर इन द ब्लैंक करना था, dash number of checkpoint in prokaryote and dash number of checkpoints in eukaryotes are regulating checkpoints for gene expression, which is the most common, right? अब हमने कहा मेन क्या है, कितने चेकपॉइंट है प्रो के अंदर? 2, यू के अंदर कितने हैं? 5, लेकिन सबसे मेन कौन सा है जहां आप कंट्रोल लगाओगे? दैट इज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट? यू विल इंसर्ट द कंट्रोल, यू विल इंसर्ट द ब्रेक एट रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसीलिए इसी के नीचे लिख लिया, सबका नोट हो गया बेटा, राइट? और नोट कर लो इसको एक बार, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखवाऊं मैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट का, फिर यूकैरियोट पे जाएंगे। यूकैरियोट की तो डिटेल
डिटेलिंग आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि यूकेरियोट में तो बहुत ही लंबा है प्रोसेस रेगुलेशन का, आपको यूकेरियोट का नहीं पढ़ना, आपको मेन प्रोकैरियोट्स का पढ़ना है। राइट, हो गया बच्चा? लिखें अब, स्टार्ट करें। ओके, नाउ राइट द पॉइंट, इसी के नीचे स्टार मार्क करके। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन can be best achieved at level 1, level 1 stating the regulation of rate of transcription, stating the regulation of rate of transcription, bracket both prokaryote and eukaryote, डन, राइट। इसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट डाल के, two different type of genes are found in the cell, as इसी की A कैटेगरी, constitutive or housekeeping genes, non-constitutive or luxury genes. Constitutive or housekeeping genes, first category. Second category, non-constitutive or luxury genes. ठीक है, अब समझो पहले होते क्या है, फिर डेफिनेशन लिखवाती हूँ। देखो, हमारे सेल के अंदर ना, हमारे क्या, हर ऑर्गेनिज्म के, हर लिविंग सेल के अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हर टाइम एक्सप्रेस करते हैं, एवरी मोमेंट दे एक्सप्रेस, every moment they form the protein, they never switch off, ये switch off नहीं होते, right? उन्हें हम कहते हैं constitutive और housekeeping, जो घर में जैसे housekeeper हमेशा रहता है ना, वैसे ही they are the one which are housekeeping genes। लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो तभी काम करते हैं जब required हो, वरना ये switch off mode में रहते हैं, या अगर ये on है तो इन्हें off कराना पड़ता है, right? तो they are the one, right, which are non-constitutive और luxury का क्या मतलब होता है, जो चीजें हमारी लाइफ में कभी कभी आती हैं, ठीक है। अब आईफोन लेना, राइट, और या फिर कोई बहुत स्पेसिफिक जो आज के टाइम में नया जैसे मॉडल आ रहा है कोई, राइट, तो वो एक लग्जरी चीज है ना आपके पास होना, वो एक मैंडेटरी नहीं है कि ठीक है वो नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता उसके बगैर, राइट। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी वन, वो स्पेशल फंक्शन है, एक स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज चाहिए, राइट, तो वो एक तरीके का लग्जरी जीन है। उसी तरीके से एग्जाम्पल में सिंपल लेती हूँ, ग्लाइकोलिटिक जीन्स जो हमारे पास है, जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, क्या हर सेल ग्लाइकोलिसिस करता है, चाहे वो एरोबिक करे चाहे वो एनारोबिक करे? डू एवरी सेल परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस, यस और नो? राइट, एवरी सेल परफॉर्म ग्लाइकोलिसिस। अगर हर सेल ग्लाइकोलिसिस कर रहा है तो उसके बेसिस पे, राइट, यस, बिल्कुल, अगर हर सेल ग्लाइकोलिसिस कर रहा है तो उसको हर टाइम हेक्सोकाइनेज के लिए जीन फंक्शन चाहिए, उसको हर टाइम पायरुवेट काइनेज के लिए जीन फंक्शन चाहिए, PFK1 के लिए फंक्शन चाहिए। लेकिन क्या हर टाइम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? क्या बैक्टीरिया हर टाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? राइट, या फिर हम कहें कि हमारे पास, राइट, क्या कोई ऑर्गेनिज्म हर टाइम जो है एक स्पेसिफिक अपना फंक्शन कर रहा है? नो। तो वो कौन सा जीन हो गया? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो नॉड जीन, रिमेंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन में नॉड जीन पढ़ते थे, तो नॉड जीन कौन से हो गए हमारे पास? नॉड जीन आर दी लग्जरी जीन्स जो एट अ टाइम काम करेंगे।
लेकिन भाई ग्लाइकोलिटिक जीन कैसे होगा हमारे पास? हाउसकीपिंग जीन। एवरीवन अंडरस्टूड यहाँ तक? पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से? कंप्लीटेड है? लास्ट में आप डेफिनेशन लिखो इसे, क्योंकि अब अगली क्लास हम इसी से स्टार्ट करेंगे। राइट, लिखो इसी के नीचे डेफिनेशन। लैकोप्रोन यहीं से शुरू होगा आपका। कॉन्स्टिट्यूटिव और हाउसकीपिंग जीन्स आर constitutive or housekeeping genes are expressing every time in the cell, are expressing every time in the cell, and in the cell, and not under the control of any regulation, and not work under the control of any regulation, and not work under the control of any regulation. Work under the control of any regulation. Bracket constitutively expressing. Constitutively expressing. Constitutively expressing. Example, glycolytic genes. Example, glycolytic genes. Right? Next, इसी के नीचे. Luxury genes are specific genes. Luxury genes are specific genes which express on demand. Which express on demand and always work under regulation. Which express on demand and always work under regulation. Work under regulation. Understood? Then I have the point. Example, nod genes in rhizobium. Nod genes in rhizobium. Comma. Lack Z, lack Y, lack A gene in lacopron. जैसे मैंने लिखे हैं वैसे. Lack Z, lack Y, lack A gene in lacopron. Done है बच्चे? Noted everyone? Completed till here? लास्ट में क्या लिखा है? लैक ओपन. क्या बच्चे? ये लास्ट में क्या लिखा है? लैक ओपन. हाँ, लैक ओपरॉन. लैक Z, लैक Y, लैक A, लैक ओपरॉन. लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग ओपरॉन इसे हम कहते हैं. लैक ओपरॉन. LAC. डन यहाँ तक? राइट. सो दिस इज वेयर वी कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक. अच्छा, आपकी क्लास अभी जूम पे है, राइट, केमिस्ट्री की. ठीक है, MS पे नहीं है. डोंट सर्च ओवर दी MS. राइट, तो आपको केमिस्ट्री क्लास अटेंड करनी है इसके बाद. ठीक है सबको? फाइन एवरीवन? ओके. फर्स्ट एग्जांपल, नॉड जीन. NOD. नॉड जीन नहीं किया था हमने राइजोबियम में. नोड्यूलेशन जीन्स जो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं. ठीक है बच्चे? Okay everyone, so we'll meet you in the coming class guys. Bye bye, take care, enjoy. Right, study very well and complete till the linkage for Thursday. Disorder से पहले का, disorder से पहले का सारा पार्ट नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे मेंडल का. ठीक है? राइट. ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय.